गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलनों की 2 क्लास हमारी हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रजामंडल रहेगा वो रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। आज का हमारा जो पहला प्रजामंडल रहेगा वो रहेगा बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की अगर स्थापना की बात की जाए तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी। कहां हुई तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में हुई। ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये ध्यान रखना आप कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। तो ऐसा प्रजामंडल हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल और एक सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी राजस्थान से बाहर हुई है, मुंबई में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान के 2 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। ठीक है, अब अगर बात की जाए इस प्रजामंडल के अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे वेद मग्गाराम। वेद मग्गाराम ये इसके संस्थापक भी हैं। ठीक है, इसके कोषाध्यक्ष की बात की जाए, इसका कोषाध्यक्ष कौन था तो बीकानेर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष था लक्ष्मीदास। ठीक है, अन्य सदस्य भी लिख लीजिए यहां पर। इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे मुक्ता प्रसाद, ठीक है, और रघुवर दयाल गोयल, ये इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे। तो देखो इसकी स्थापना कब की गई है, 4 अक्टूबर 1936 में की गई है। कहां की गई है, कलकत्ता में। इसकी पुनर्स्थापना की जाती है बीकानेर में नेक्स्ट अगले साल, जस्ट अगले साल। ठीक है, तो 1937 में बीकानेर में पुनर्स्थापना। ठीक है, इसकी जो पुनर्स्थापना है वो 1937 में हुई है और बीकानेर में हुई है। ठीक है, यहां पर एक विशेष बात आप ध्यान रख लेना कि लक्ष्मी देवी आचार्य के घर, लक्ष्मी देवी आचार्य के घर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो 2 बार स्थापना हुई है, पहले कलकत्ता में और दूसरी बार बीकानेर में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि बीकानेर प्रजामंडल में महिलाएं, कौन कौन सी महिलाएं थी तो 2 महिलाओं का नाम आप ध्यान रख लेना। पहली हो जाएगी रुक्मा देवी और सेकंड नंबर हो जाएगी गीता देवी। ठीक है, और अगर बात की जाए तो दिवस, बीकानेर प्रजामंडल द्वारा प्रमुख दिवस कौन सा मनाया गया तो बीकानेर प्रजामंडल द्वारा जो प्रमुख दिवस बनाया गया उसका नाम था बीरबल दिवस। ठीक है, और जो ये बीरबल दिवस है ये 17 जुलाई 1946 को मनाया गया। ठीक है, बीरबल जिनगर नाम का एक व्यक्ति था जो पुलिस गोलाबारी में शहीद हो जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। उसी की स्मृति में ये बीरबल दिवस मनाया गया, घोषित किया गया बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीरबल दिवस का जो संबंध है वो बीकानेर प्रजामंडल से है। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए बीकानेर प्रजामंडल की तो आपको यहाँ की पत्रिकाओं का यह ध्यान रखना है, पत्रिकाओं का और पुस्तकों का ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई या कौन सी पुस्तकें निकाली गई। तो पहली नंबर आप ध्यान रखना थोथी पोथी, थोथी पोथी। ठीक है, सेकंड नंबर आप ध्यान रखना बीकानेर दशा, बीकानेर दशा। और ये दोनों जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये निकाली गई थी बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा, बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा ये निकाली गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक पुस्तक है उसका भी आपको ध्यान रखना है, नादिर शाही, नादिर शाही।
और नादिर शाही जो है ये निकाली गई थी विजय सिंह मेहता के द्वारा, विजय सिंह मेहता के द्वारा ये निकाली गई थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए 4th नंबर, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन, ठीक है। ये भी पत्र छपवाए गए थे बीकानेर दिग्दर्शन नाम से, और ये निकाले गए थे चंदनमल बहड़ द्वारा, चंदनमल बहड़ के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रमुख पुस्तक पुस्तिकाएं हो गई। ये प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं एक एक लाइन के, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लेना, स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो बीकानेर दिग्दर्शन चंदनमल बहड़ के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि बीकानेर प्रजामंडल के अलावा और भी कोई संस्थाएं थी कि नहीं थी बीकानेर में, तो बिल्कुल थी, ठीक है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो बीकानेर प्रजामंडल की अन्य संस्थाएं जिनका रिलेशन नहीं था प्रजामंडल से, लेकिन फिर भी क्या है कि राजनीतिक संस्थाएं थी, इनको हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग डाल लो अन्य संस्थाएं, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल के अलावा अन्य संस्थाएं, तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सर्वहितकारिणी सभा, नंबर फर्स्ट सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है। सर्वहितकारिणी सभा, इसका गठन जो है ये हुआ है 1907 में, कहां, तो चूरू में इसका गठन हुआ है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास, ठीक है, और कन्हैया लाल ढूंढ, ठीक है। तो सर्वहितकारिणी सभा को कन्हैया लाल जी ने ढूंढ लिया था, कन्हैया लाल ढूंढ। और अगर बात की जाए इस सर्वहितकारिणी सभा की, तो सर्वहितकारिणी सभा का एक आपको उपनाम ध्यान रखना है, इसका उपनाम है चूरू की कांग्रेस, इसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। सर्वहितकारिणी सभा जो थी ये जन कल्याण की संस्था थी, लोगों का कल्याण करने के लिए इसको खोला गया था, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, ठीक है। जन कल्याण की संस्था थी, ठीक है। और अगर इनके कार्यों की बात की जाए तो इन्होंने विद्यालय खोले थे, ठीक है, 2 प्रकार के विद्यालय खोले, 2 प्रकार के विद्यालय खोले, इन्होंने 2 तरह के विद्यालय खोले, ठीक है। जो पहले विद्यालय थे उन्हें कहा जाता था पुत्री पाठशाला, ठीक है, पुत्री पाठशाला, और जो सेकंड प्रकार के विद्यालय थे उन्हें कहा जाता था कबीर पाठशाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वहितकारिणी सभा द्वारा किन पाठशालाओं की स्थापना हुई है, तो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। पुत्री पाठशाला जो है ये बालिका शिक्षाओं के लिए खोली गई, बालिकाओं की शिक्षा हेतु, ठीक है। और जो कबीर पाठशाला है ये निम्न वर्ग के लोगों की शिक्षा हेतु खोली गई, ठीक है। तो सर्वहितकारिणी सभा जो है ये राजनीतिक सभा न होकर जन कल्याण की सभा थी, जन कल्याण की संस्था थी। विद्यालय खोले, 2 तरह के विद्यालय खोले, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक संस्था और है जिसका गठन 22 जुलाई 1942 को हुआ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। तो सेकंड संस्था हो जाएगी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। सेकंड जो संस्था है उसका नाम हो गया बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो हुई है 22 जुलाई
1942 को, ठीक है, 22 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना की गई है। और अगर बात की जाए तो इसके जो संस्थापक है वो है रघुवर दयाल गोयल, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इसका देखो अधिवेशन चल रहा था, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन। इसका जो अधिवेशन है वो चल रहा था 30 जून 1946 को, 30 जून 1946 को इसका एक अधिवेशन चल रहा था, ठीक है। इस अधिवेशन में यह डिसाइड हुआ कि बीकानेर के जो शासक है उनके खिलाफ में जुलूस निकाला जाएगा, ठीक है। तो जुलूस का जो नेतृत्व है वो बीरबल जिनकर के द्वारा किया जा रहा था, और उसी जुलूस पर पुलिस के द्वारा गोलाबारी की गई, जिसमें बीरबल जिनकर जो है वो शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की स्मृति में 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन चल रहा था 30 जून 1946 को। इस पर पुलिस गोलाबारी हुई, जिसमें बीरबल जिनकर, कई जगह बीरबल हरिजन भी नाम आता है, तो बीरबल जिनकर शहीद हुए, ठीक है। अब देखो ये जो बीरबल जिनकर है ये शहीद कब हुए, तो 30 जून 1946 को ये क्या हुए, शहीद हुए, ठीक है। 1 जुलाई 1946 को इनका अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है। इसीलिए देखो यहां पर जो रायसिंह नगर की ये घटना है, ये शहीद कहां हुए हैं, तो रायसिंह नगर में ये शहीद हुए हैं। तो यहीं पर रायसिंह नगर में 30 जून तथा 1 जुलाई यानी कि 2 दिन चलता है, 30 जून को लगता है, 1 जुलाई तक चलता है। 30 जून और 1 जुलाई को यहां पर शहीद मेला लगता है, ठीक है, रायसिंह नगर में लगता है शहीद मेला। यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये जो बीरबल जिनकर शहीद हुए हैं इनकी स्मृति में ही 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस घोषित किया गया, ठीक है। तो बीरबल दिवस का संबंध है बीकानेर प्रजामंडल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। एक घटना और है बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड, जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस कहा जाता है। 1932 की यह घटना है, इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओ बीकानेर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस, यह घटना कब की है, तो 1932 की यह घटना है, ठीक है। इससे पहले भी एक घटना है, वो भी आप ध्यान में रख लो कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को चूरू का धर्म स्तूप है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, धर्म स्तूप है, चूरू की सबसे ऊंची जगह है, वहां पर तिरंगा फहराया गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ के द्वारा ये तिरंगा फहराया गया था। तो ये घटना आप याद रख लेना कि 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया। और तिरंगा फहराने वाले लोग कौन कौन हैं, तो तिरंगा फहराने वाले जो लोग हैं इनमें आपको 2 नाम याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना है स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास वही है सर्वहितकारिणी सभा वाला, चूरू वाला, बालिका शिक्षा वाला वही है, ठीक है। 2 पाठशाला खोली गई थी, बालिका शिक्षा हेतु, पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, तो स्वामी गोपाल दास। और दूसरा नाम आपको याद रखना है चंदनमल बहड़। इन दोनों के द्वारा यहां पर
चूरू धर्म स्तूप के ऊपर तिरंगा फहराया गया। ठीक है, और अगर बात की जाए तो देखो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932 में। ठीक है, कांग्रेस ने केवल 1931 वाले गोलमेज में भाग लिया था, लेकिन बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, तो गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो है वो भारतीय इतिहास का टॉपिक है, वो भारत इतिहास में चला जाएगा। हमें केवल गंगा सिंह से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि हम बीकानेर को पढ़ रहे हैं। तो गंगा सिंह जी ऐसे शासक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये घटना है 1931 की। 1931 में गंगा सिंह जो है ये लंदन गए थे। ठीक है, गंगा सिंह लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन, इस वक्त कौन सा गोलमेज चल रहा था? द्वितीय गोलमेज चल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इनके पीछे पीछे ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है चंदनमल बहड़, वो भी लंदन पहुंच गया। ठीक है, चंदनमल बहड़ लंदन पहुंचा और यहां पर इसने चंदनमल बहड़ ने बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पंपलेट बंटवा दिए। इन पंपलेटों में, इन पर्चों में महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई थी, उसकी नीतियों की आलोचना की गई थी। ठीक है, तो इसी के आगे लिख लेते हैं कि चंदनमल बहड़ ने लंदन में बीकानेर दिग्दर्शन नामक पंपलेट यानी पर्चे बंटवाए। ठीक है, इन पर्चों में क्या था? तो इन पर्चों में गंगा सिंह की नीतियों की आलोचना थी। गंगा सिंह की नीतियों की आलोचना थी इन पर्चों में। ठीक है, गंगा सिंह जो है इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हुआ और गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर बीकानेर आ गया। और बीकानेर आकर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत जो चंदनमल बहड़ है, स्वामी गोपाल दास है, इसके अलावा खुबीराम शर्मा है, इन सब के ऊपर, सत्यनारायण नाम का व्यक्ति है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी को ही मुकदमे को क्या बोला गया है? बीकानेर षड्यंत्र केस बोला गया है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इसकी हो गई। अब आगे हम बात करेंगे कि बीकानेर लौटने पर गंगा सिंह ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत, ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, ठीक है, सत्यनारायण और खुबीराम शर्मा पर राजद्रोह का मुकदमा किया। ठीक है, और इसी मुकदमे को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है ये हो गई बीकानेर प्रजामंडल की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल इतना ही है, मेन बातें मैंने इसमें आपको सारी बता दी हैं, इसके बाहर जाने का चांस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा प्रजामंडल है वो हो जाएगा डूंगरपुर प्रजामंडल। अगला जो हमारा प्रजामंडल है उसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई है 1944 में। संस्थापक आपको ध्यान रखने हैं इसके जो संस्थापक हैं, एक तो हो गए हरिदेव जोशी, ठीक है, और सेकंड नंबर हो जाएंगे भोगीलाल पांड्या।
भोगीलाल पांड्या। ठीक है, और ये जो भोगीलाल पांड्या है इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी या सिरोही का गांधी गोकुलबाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। कंफ्यूज नहीं होना है, दो गांधी है, एक तो पूरे राजस्थान का है वो तो गोकुलबाई भट्ट है, ठीक है, गांधी जी का गोद लिया हुआ पुत्र भी उसको कहा जाता है, और दूसरे हो जाएगा वागड़ का गांधी हो गया भोगीलाल पांड्या। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए तो भोगीलाल पांड्या जो है इसने 1944 में भोगीलाल पांड्या ने मारवाड़ कहां से आ गया, सॉरी, वागड़ सेवा समिति, ठीक है, और वागड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, कब करी है? 1944 में करी है। ये बात आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना। और अगर बात की जाए तो आप यहां पर एक घटना हुई थी उसका भी आप ध्यान रखना, रास्तापाल कांड। ठीक है, रास्तापाल कांड कब हुआ है? तो ये हुआ है 19 जून 1946 को, सॉरी 19 जून 1947 को, 19 जून 1947 को हुआ है। कहां हुआ है? तो ये घटना हुई है डूंगरपुर में। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि डूंगरपुर में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक स्कूल संचालित की जाती थी। ठीक है, अब ये जो स्कूल है, इस स्कूल का हेड मास्टर था नानाभाई खांट। ठीक है, और इसका एक टीचर था, मैथ का टीचर अध्यापक, जिसका नाम था सेंगा भाई। ठीक है, और इसकी यहां पर एक बालिका और थी, उसका भी आपको ध्यान रखना है, बालिका का नाम था कालीबाई। ठीक है, ये तीन किरदार है जिनका संबंध है रास्तापाल कांड से। ठीक है, ये स्कूल जो है ये राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित थी, राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित थी। डूंगरपुर की सरकार के द्वारा यह आदेश किया गया कि जितनी भी स्कूलें राजस्थान सेवा संघ के द्वारा संचालित हो रही है उन सब स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो जो यहाँ का हेड मास्टर था जिनका नाम था नानाभाई खांट, तो नानाभाई खांट ने स्कूल को बंद करने से मना कर दिया। तो स्कूल को बंद करवाने के लिए पुलिस आई, पुलिस की और नानाभाई खांट की बातचीत हुई, पुलिस ने नानाभाई खांट को गोली मार दी और नानाभाई खांट की वहीं पर मृत्यु हो गई। ठीक है, सेंगा भाई जो अध्यापक थे इन्होंने इस चीज का विरोध किया, तो पुलिस ने सेंगा भाई को रस्सी से अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और उसको घसीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सेंगा भाई को रस्सी से बांधकर पुलिस ने घसीटना शुरू कर दिया। ये चीज तब 13 वर्षीय बालिका थी कालीबाई, उसने देखा कि भाई मेरे टीचर को पुलिस ऐसे बांधकर घसीट रही है, तो इस वीर बालिका ने अपने हाथ में हंसिया लिया और हंसिये से रस्सी काट दी। ठीक है, जिस रस्सी से सेंगा भाई को बांधा हुआ था पुलिस की जीप के पीछे, उस रस्सी को काट दिया। पुलिस ने यहां पर गोलाबारी कर दी, इस गोलाबारी में कालीबाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो नानाभाई खांट और कालीबाई की मृत्यु हो गई। इसी घटना को क्या कहा गया है? इसी घटना को रास्तापाल कांड कहा गया है। ठीक है, और ये जो नानाभाई खांट है और कालीबाई है, इन दोनों की जो मूर्तियां हैं, नानाभाई खांट और कालीबाई की जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां आपको गैब सागर पार्क डूंगरपुर में मिलेगी। ठीक है, तो डूंगरपुर में एक पार्क है जिसका नाम है गैब सागर पार्क, और इसी गैब सागर पार्क में नानाभाई खांट और कालीबाई की मूर्तियां लगाई हुई है। ठीक है, तो रास्तापाल कांड ध्यान रख लेना। रास्तापाल कांड कब हुआ है? 19 जून 1947 को हुआ है। कहां हुआ है? डूंगरपुर में हुआ है। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा संचालित स्कूल थी जिसको बंद न करने पर पुलिस ने यहां के हेडमास्टर नानाभाई खांट को गोली मार दी तथा अन्य टीचर सेंगा भाई को पुलिस जिप्सी के पीछे बांधकर रस्सी से घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय बालिका कालीबाई ने जब ये दृश्य देखा तो अपने अध्यापक को छुड़ाने के लिए उसने
रस्सी, हंसिए से रस्सी को काट दिया। पुलिस ने काली बाई पर गोली चलाई और गोली लगने पर काली बाई की मृत्यु हो गई। इसी कांड को रास्तापाल कांड कहा गया है। ठीक है, नाना भाई खांड और काली बाई की जो मूर्तियां हैं वो गेब सागर पार्क डूंगरपुर में है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारे डूंगरपुर प्रजामंडल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो प्रजामंडल हम पढ़ेंगे उसका नाम है भरतपुर प्रजामंडल। तो नेक्स्ट प्रजामंडल है भरतपुर। नेक्स्ट प्रजामंडल हो गया भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, देखो भरतपुर प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो भरतपुर में 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य समिति की यहां पर स्थापना करी गई थी। ठीक है, और अगर बात की जाए तो 1927, अब 1927 की घटना याद रखना कि 1927 में यहां का शासक था जिसका नाम था किशन सिंह। ठीक है, 1927 में भरतपुर के शासक किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया तथा हिंदी को बढ़ावा दिया। जब इसने उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया तो अंग्रेज सरकार नाराज हो गई। अंग्रेज सरकार ने किशन सिंह को पद से हटाकर बृजेंद्र सिंह को शासक बना दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने किशन सिंह को हटाकर बृजेंद्र सिंह को शासक नियुक्त किया। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन देने के कारण किस शासक को अपने पद से हाथ धोना पड़ा? तो याद रखना किशन सिंह कहां का शासक था? भरतपुर का शासक था। इसने प्रजामंडल आंदोलनों को स्वीकार कर लिया था, उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज नाराज हो गए और अंग्रेजों ने किशन सिंह को हटाकर बृजेंद्र सिंह को भरतपुर का शासक नियुक्त कर दिया। अब हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? तो साहब 1938 में हुई है। ठीक है, बात की जाए इसके संस्थापकों की, किसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापकों में आप नाम याद रखना, गोपीलाल यादव। और ये जो गोपीलाल यादव है ये इसके अध्यक्ष भी थे, प्रथम अध्यक्ष भी थे। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी गोपीलाल यादव और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? गोपीलाल यादव थे। और अगर अन्य सदस्यों की बात की जाए तो अन्य सदस्यों में 2-3 नाम हैं जो आपको याद रखना है। पहला नाम हो जाएगा मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना कुंज बिहारी मोदी। और थर्ड नाम आप याद रख लेना किशन लाल जोशी। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई भरतपुर प्रजामंडल से रिलेटेड। भरतपुर प्रजामंडल के बाद में अगला जो प्रजामंडल हम लेंगे वो है धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो भरतपुर प्रजामंडल के बाद में नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है धौलपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रजामंडल है धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो प्रजामंडल की स्थापना से पहले भी कुछ घटनाएं हुई है धौलपुर में।
उसके बारे में हमको याद रखना है। तो देखो यहां पर 1918 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा शुद्धि आंदोलन प्लस स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया और साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन भी यहां पर चलाया गया। लेकिन 1920 में स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु हो गई और स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु के साथ ही ये शुद्धि आंदोलन और ये जो क्या नाम है स्वदेशी आंदोलन है, ये दोनों आंदोलन समाप्त हो गए। ठीक है, एक और आप संस्था का ध्यान रख लेना, नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। ठीक है, देवनागरी लिपि वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, जन कल्याण का कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला नाम हो जाएगा जोहरी प्रसाद इंदु। ठीक है, और दूसरा नाम आपको याद रखना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इन दो व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है धौलपुर प्रजामंडल से। एक तो जोहरी प्रसाद इंदु का और दूसरा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का। इन दोनों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करी है 1934 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। दो व्यक्ति तो ये हैं, एक कृष्णदत्त पालीवाल का नाम आपको और ध्यान में रखना है। ठीक है, जोहरी लाल इंदु है, जोहरी लाल इंदु। अब हम बात करेंगे धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, तो धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये हुई है 1938 में। संस्थापकों की बात की जाए तो यही दो व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हो गए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे जोहरी लाल इंदु। जोहरी लाल इंदु, और एक नाम और यहां ध्यान रख लेना, इसका अध्यक्ष। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल जो है, धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष था कृष्णदास पालीवाल। कृष्णदास पालीवाल। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई धौलपुर प्रजामंडल से रिलेटेड। धौलपुर प्रजामंडल में एक कांड हुआ था, उस कांड का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जिसे कहा जाता है तसीमो गोलीकांड। ठीक है, और ये जो तसीमो गोलीकांड है ये हुआ है 11 अप्रैल 1947 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1947 को तसीमो गोलीकांड हुआ है। ठीक है, तो तसीमो गोलीकांड क्या है? तो देखो, तसीमो गांव पड़ता है धौलपुर के अंदर। तो ये तसीमो गोलीकांड कहां हुआ है? तसीमो गोलीकांड हुआ है तसीमो गांव धौलपुर में। ठीक है, देखो यहां पर एक सभा चल रही थी, धौलपुर में सभा चल रही थी तसीमो गांव के अंदर। तसीमो गांव में सभा चल रही थी और इस गांव के अंदर एक नीम का पेड़ था। ठीक है, नीम का पेड़। इस नीम के पेड़ के ऊपर तिरंगा फहरा दिया गया। ठीक है, जबकि धौलपुर प्रजामंडल के अंदर तिरंगा फहराने पर पूर्णतः रोक थी, लेकिन रोक के बावजूद भी इस नीम के पेड़ में, तसीमो गांव में था ये नीम का पेड़, इस नीम के पेड़ के ऊपर तिरंगा फहरा दिया गया। ठीक है, पुलिस ने इस तिरंगे को उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस इस तिरंगे को उतार नहीं पाई। अंततः पुलिस ने गोलाबारी कर दी। इस गोलाबारी के अंदर एक तो छतर सिंह परमार और दूसरे ठाकुर पंचम सिंह कुशवाहा, ये दो व्यक्ति जो हैं ये शहीद हो गए। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाती है? तसीमो गोलीकांड कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम।
कहां हुआ है? तो तसीमो गांव में। रोक के बावजूद नीम के पेड़ पर तिरंगा फहराया गया। ठीक है, रोक के बावजूद जो नीम का पेड़ था उस पर तिरंगा फहराया गया। पुलिस ने तिरंगा उतारने का प्रयास किया लेकिन उतार नहीं पाई। ठीक है, तो पुलिस ने गोलाबारी कर दी। इस पुलिस गोलाबारी में छत्तर सिंह परमार प्लस ठाकुर पंचम सिंह कुशवाहा शहीद हुए। ठीक है, तिरंगे की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए। ठीक है, इसीलिए यहां पर शहीद मेला भरता है। धौलपुर में 11 अप्रैल को शहीद मेला भरता है। ये भी बात आपको ध्यान रख लेना कि प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को यहां शहीद मेला भरता है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारे धौलपुर प्रजामंडल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही तक का लेंगे। जो आपको नोट्स करवाए जा रहे हैं बस इनको ही कर लो, इसके अलावा एक्स्ट्रा आप कहीं मत जाइए। विश्वास रखिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इनको ढंग से रट्टा लगा लीजिए। सफलता जो है वो आपके कदमों में होगी। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, इन नोट्स को एकदम अंगुलियों पर याद कर लीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए और सफलता के पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। ओके जी, बाय बाय।